हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में सोशियोलॉजी के 50 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो पीवाईक्यू पर बेस्ड होंगे। ये क्लास डेली 9 PM पर आती है और वीक में ये क्लास 2 मिलेगी आपको 50 एमसीक्यूज के, और डेली हम 25 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। 5 डेज 25 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और 2 डेज हम लोग 50 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देन चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन है, विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? प्योर सोशियोलॉजी की अवधारणा किसने दी है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन बी है लेस्टर एफ वॉर्ड, ऑप्शन सी है स्पेंसर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा इनमें से किसने दी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, लेस्टर एफ वॉर्ड। इन्होंने प्योर सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज की विशेषता है। आपको बताना है सोसाइटी की क्या विशेषताएं होती है। ऑप्शन ए एकरूपता और विविधता का भाव होता है। ऑप्शन बी साझा मानदंड, मूल और सांस्कृतिक प्रथाएं होती हैं। ऑप्शन सी अलगाव और सामाजिक अंतःक्रियाओं की कमी होती है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से समाज की क्या विशेषता होगी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्या होता है समाज में? साझा मानदंड होते हैं, मूल होते हैं और सांस्कृतिक प्रथाएं होती हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है? ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी है एम जिन्सबर्ग, ऑप्शन सी है एलेक्स सिंक्लेस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ये कोटेशन किसने दिया है कि मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है? तो ये कहना था रेडक्लिफ ब्राउन का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजमिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? समाजमिति को इंग्लिश में हम बोलते हैं सोशियोमेट्री। ऑप्शन ए एल के फ्रैंक, ऑप्शन बी है एच एच जेनिंग्स, ऑप्शन सी है जे एल मोरेनो, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। कहीं पर मोरिनो लिखा रहता है, कहीं पर मोरेनो लिखा रहता है। तो बताइए समाजमिति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सोशियोमेट्री। तो इस शब्द का प्रयोग किया था जे एल मोरिनो ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप किसने दिया है? ऑप्शन ए पीबी यंग, ऑप्शन बी है जी लुंडबर्ग, ऑप्शन सी है सी ए मोजर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जी लुंडबर्ग। पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप माना है जे लुंडबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस समाजशास्त्री ने सामुदायिक भाव के 3 तत्वों हम का भाव, भूमिका पालन का भाव, आश्रितता का भाव का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए ऑकबर्न एवं लिंकॉफ, ऑप्शन बी गिलिन और गिलिन, ऑप्शन सी है मेकाइवर और पेज, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हम का भाव, भूमिका पालन का भाव और आश्रितता का भाव, इसका उल्लेख किसने किया है? तो इसका उल्लेख करते हैं मेकाइवर और पेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मेकाइवर और पेज की पुस्तक है, काफी फेमस है, सोसाइटी समाज। इस पुस्तक में मोस्टली कॉन्सेप्ट और जो कोर्स दिए हैं मेकाइवर पेज ने इसी बुक में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय की भावना की अवधारणा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए किसी समुदाय की भौतिक सीमाएं और भौगोलिक स्थिति, ऑप्शन बी एक समुदाय के भीतर अपनेपन का जुड़ाव, पहचान की व्यक्तिपरक धारणा, ऑप्शन सी है समुदाय के सदस्यों के लिए उपलब्ध आर्थिक संसाधन और अवसर,
ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समुदाय की भावना की अवधारणा का क्या अर्थ है? तो इसमें क्या होता है? बी फीलिंग होती है, अपनेपन का भाव होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक समुदाय के भीतर अपनेपन, जुड़ाव और पहचान की व्यक्तिपरक धारणा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने परिभाषित किया है कि प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है? ये किसका कहना था? ऑप्शन ए J.H. फिक्टर, ऑप्शन बी है G.R. लेस्ली, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए प्रतियोगिता की ये डिफिनेशन इनमें से किसने दी है? तो ये जो परिभाषा दी है वो दी है फिट्चर ने। J.H. फिक्टर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। G.R. लेस्ली ने सोशल प्रोसेस की परिभाषा नहीं दी है बल्कि इसके बारे में लिखा है। देन मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन और स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में ज्यादा बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह एक समिति है, यदि कार्यप्रणाली के रूप में विचार करते हैं तो वह एक संस्था है। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए मैकाइवर और पेज, ऑप्शन बी गिलिन और गिलिन, ऑप्शन सी ऑगबर्न और न्यूकॉफ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह एक समिति है, यदि कार्यप्रणाली के रूप में विचार करते हैं तो वह एक संस्था बन जाती है। तो ये परिभाषा जो दी है मैकाइवर और पेज ने दी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार एक ऐसे समुदाय के लिए क्या शब्द है जो एक बड़े समाज के साथ बातचीत करते हुए पारंपरिक मूल्यों और प्रथाओं से मजबूत संबंध बनाए रखता है? ऑप्शन ए जेमिन्सॉफ्ट, ऑप्शन बी गैसलसॉफ्ट, ऑप्शन सी लोक शहरी सांतत्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी लोक शहरी सांतत्य, फोल्क अर्बन कॉन्टिन्यूम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और जेमिन्सॉफ्ट और गैसलसॉफ्ट की बात कौन करते हैं? तो ये करते हैं टॉनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आणविक परिवार और बृहद परिवार की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए J.K. पल्सम, ऑप्शन बी G.C. जिमरमैन, ऑप्शन सी एडी रॉस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आणविक परिवार और बृहद परिवार की अवधारणा किसने दी है? तो ये जो अवधारणा दी है वो दी है जिमरमैन ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वैच्छिक समिति की अवधारणा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए राजनीतिक वकालत और पैरवी के लिए गठित संगठन, ऑप्शन बी समितियां जो व्यक्तियों के शामिल होने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक हैं, ऑप्शन सी है साझा हितों या शौक के आधार पर अनौपचारिक सामाजिक समूह, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए स्वैच्छिक समिति की अवधारणा का क्या अर्थ है? तो स्वैच्छिक समिति क्या होती है? साझा हितों या शौक के आधार पर अनौपचारिक सामाजिक समूह होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम पारित हुआ था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किस वर्ष
माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 2007 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निःशक्त जनों को प्रोत्साहन देने के लिए किस तारीख को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 3 दिसंबर को, ऑप्शन बी 4 दिसंबर को, ऑप्शन सी 5 दिसंबर को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए विश्व दिव्यांग दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो ये वर्ष तो हमें पता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1992 में मनाया जाता है। किस तारीख को? 30 दिसंबर को। कब? 3 दिसंबर को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है व्यक्तित्व संस्कृति का प्रतीक पक्ष है और एक अर्थ में प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट तत्व होता है? ऑप्शन ए सी ए ब्राउन, ऑप्शन बी रुथ बेंडिक्ट, ऑप्शन सी रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? व्यक्तित्व संस्कृति का प्रतीक पक्ष है, एक अर्थ में प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। तो ये माना था रुथ बेंडिक्ट का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक का नाम है पैटर्न ऑफ कल्चर, पैटर्न ऑफ कल्चर, ये रुथ बेंडिक्ट की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभ्यता और संस्कृति के बीच 4 अंतर किसने बताए हैं? ये 4 अंतर हैं, हो सकता है आपको विजुअल होगा अच्छे से। सभ्यता के लिए मापन का एक सुस्पष्ट स्तर और संस्कृति का नहीं होता है। सभ्यता सदैव उन्नति कर रही होती है किंतु संस्कृति नहीं। प्रयास के बिना सभ्यता आगे बढ़ जाती है पर संस्कृति नहीं। परिवर्तन या हानि के बिना सभ्यता का उधार ग्रहण कर सकते हैं, संस्कृति को नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ये किसका मानना था? ऑप्शन ए गिलिन और गिलिन का, ऑप्शन बी मैकाइवर और पेज का, ऑप्शन सी ऑगबर्न एवं न्यूकॉफ का, ऑप्शन डी ये उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सभ्यता और संस्कृति के बीच ये अंतर किसने किया है? ये किया है अंतर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑगबर्न एवं निम्कॉफ। सभ्यता और संस्कृति के बीच जो ये 4 अंतर है, सभ्यता के बीच मापन का एक सुस्पष्ट स्तर है, संस्कृति का नहीं। सभ्यता सदैव उन्नति कर रही किंतु संस्कृति नहीं। प्रयास के बिना सभ्यता आगे बढ़ जाती है, संस्कृति नहीं। परिवर्तन और हानि के बिना सभ्यता को उधार ग्रहण कर सकते, संस्कृति को नहीं। ये मानना था आपका ऑगबर्न एवं निम्कॉफ का। और जो मैकाइवर और पेज है, इन्होंने कल्चर और सिविलाइजेशन पर काफी एक फेमस डिफिनेशन दी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। सिविलाइजेशन इज द मीन्स और कल्चर इज द एंड। ये मानना था आपके मैकाइवर और पेज का। इन्होंने कहा था कि सिविलाइजेशन इज द मीन। हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि ये जो अंतर बताया है वो मैकाइवर ने बताया है, पर इन्होंने नहीं बताया, ये बताया ऑगबर्न एवं निम्कॉफ ने। और कल्चर इज द एंड, ये कहा था आपके मैकाइवर और पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडवर्ड टी हॉल के अनुसार एक संस्कृति के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं को निर्देशित करने वाले अव्यक्त निहित नियमों और मानदंडों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? एडवर्ड टी हॉल के अनुसार एक संस्कृति के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं को निर्देशित करने वाले अव्यक्त निहित नियमों और मानदंडों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए डीप कल्चर, गहरी संस्कृति शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है कि संपूर्ण समाज समाजीकरण के लिए अभिकरण का काम करता है? प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ वह संपर्क में रहता है
किसी न किसी रूप में समाजीकरण का एक एजेंट होता है। बताइए ये किसने कहा है? ऑप्शन ए जी.एच. विक्टर, ऑप्शन बी जी.एच. मील, ऑप्शन सी एच.एन. जॉनसन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए और राइट आंसर क्या होगा इसका? तो ये मानना था आपका जी.एच. विक्टर का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा किसने दी है ये भी बताइए। देन इसका क्या अर्थ होता है आपको ये भी बताना है। ऑप्शन ए, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व, जहां प्रमुख संस्कृति की मान्यताएं और मूल आदर्श बन जाते हैं। ऑप्शन बी, विभिन्न संस्कृति का एक नए और अनूठे सांस्कृतिक रूप में सम्मिश्रण और एकीकरण। ऑप्शन सी, पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं और रीति रिवाजों का संरक्षण और सुधार। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सांस्कृतिक आधिपत्य, कल्चरल हेजीमनी, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो बताइए क्या मतलब होता है? सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था आपके ग्रामसी ने। किसने? ग्रामसी ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व, जहां प्रमुख संस्कृति की मान्यताएं और मूल आदर्श बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक्नोलॉजिकल लैग, प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए है एल.टी. हॉबहॉश, ऑप्शन बी है मैकइवर और पेज, ऑप्शन सी है ऑगबर्न और निमकॉफ, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा इनमें से किसने दी है? कल्चरल लैग, जिसे हम सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं, इसकी अवधारणा तो हमको पता है ऑगबर्न और निमकॉफ ने दी है। देन प्रौद्योगिकी विलंबना, टेक्नोलॉजिकल लैग की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है आपके मैकइवर और पेज ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने सामाजिक नियंत्रण को दो स्वरूपों में विभाजित किया? एक तो प्रत्यक्ष नियंत्रण और दूसरा अप्रत्यक्ष नियंत्रण। ऑप्शन ए कार्ल मैनहीम, ऑप्शन बी सी.एच. कुले, ऑप्शन सी ई.सी. हैच, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण में सामाजिक नियंत्रण को किसने डिवाइड किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए कार्ल मैनहीम। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल की बात करते हैं कौन? कार्ल मैनहीम। इनकी पुस्तक है मैन एंड सोसाइटी इन एन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ये है कार्ल मैनहीम की पुस्तक मैन एंड सोसाइटी इन एन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र में आमतौर पर वर्णित शब्द सामाजिक परिवर्तन क्या है? ऑप्शन ए समय के साथ व्यक्तिगत व्यवहारों और अभिव्यक्तियों में परिवर्तन, ऑप्शन बी समाज में सामाजिक संस्था और संरचनाओं में परिवर्तन, ऑप्शन सी सामाजिक अंतःक्रियाओं पर तकनीकी प्रगतियों का प्रभाव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सामाजिक परिवर्तन का क्या मतलब होता है? तो समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन का मतलब होता है समाज में सामाजिक संस्थाओं और संरचनाओं का परिवर्तन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक नगरी नैतंत्र की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए डब्ल्यू.जे. थॉमसन, ऑप्शन बी रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी लुईस विर्थ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए लोक नगरी नैतंत्र की अवधारणा किसने दी है? तो ये जो अवधारणा दी थी फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम की, ये दी थी आपके रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1991 में,
ऑप्शन सी है 1993 में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कब पारित हुआ था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम? तो ये हुआ था 1993 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगरीकरण की व्याख्या में किसने कहा है कि नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना ही अर्थ भरता है? ऑप्शन ए टीजी मैकेंगी, ऑप्शन बी है पीएम हाउसर, ऑप्शन सी है पीएफ पीकॉक, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए नगरीकरण की व्याख्या में किसने कहा है कि नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना ही अर्थ भरता है? ये मानना था पीएम हाउसर का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा भारत में प्रेम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों को जितनी महत्ता प्राप्त है उसकी हमारे लिए पश्चिमी वालों के लिए कल्पना ही संभव नहीं है? ऑप्शन ए रिचर्ड स्मिथ, ऑप्शन ए टीएन कॉर्वर, ऑप्शन ए गॉर्डन मर्फी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ये किसका मानना था? ये एक नया कोटेशन है। तो ये मानना था गॉर्डन मर्फी का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, एक बार मैं इसको रीचेक कर लूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये आंसर का ये सही होगा तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? ऑप्शन ए समाजीकरण के माध्यम से सामाजिक मानदंडों और मूल्यों का आंतरिकरण, ऑप्शन बी व्यवहार को विनियमित करने के लिए अनौपचारिक प्रतिबंधों और सामाजिक दबाव का उपयोग, ऑप्शन सी है सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक संस्थाओं द्वारा नियमों कानूनों का अनुप्रयोग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा का क्या मतलब है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक संस्थाओं द्वारा कानूनों और विनियमों का अनुप्रयोग। मतलब जो अनौपचारिक चीजें होती हैं उन्हें छोड़कर जो औपचारिक, जैसे जो कानून होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उन्हें औपचारिक सोशल कंट्रोल का माध्यम माना जाता है, फॉर्मल सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्चर शॉक क्या है? ऑप्शन ए एक नई संस्कृति का सामना करते हुए भटकाव और बेचैनी का अनुभव, ऑप्शन बी एक अलग सांस्कृतिक वातावरण के अनुकूल होने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी विभिन्न समाजों के बीच सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं का आदान प्रदान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कल्चर शॉक का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है एक नई संस्कृति का सामना करते हुए भटकाव और बेचैनी का अनुभव। जब हम नई संस्कृति को अपनाने में कुछ भटकाव महसूस करते हैं, कुछ बेचैनी का अनुभव करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है NRJ, ऑप्शन बी है VP मेनन, ऑप्शन सी है जोसेफ फ्रैंकोइस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ये पुस्तक कौन किसकी है? इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। इस पुस्तक में भारतीय रियासतों के भारत में विलय की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। किसने किया है? VP मेनन ने किया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नातेदारी के संबंध में या किसने कहा है कि यह एक छड़ी है जिसके सहारे व्यक्ति जीवन भर रहता है? ऑप्शन ए रेमंड फर्थ, ऑप्शन बी है लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन सी चार्ल्स विनी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नातेदारी के संबंध में ये किसने कहा है कि यह एक छड़ी है जिसके सहारे व्यक्ति जीवन भर रहता है? तो ये मानना था चार्ल्स विनी का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसने कहा है हिंदू विवाह एक संस्कार है? इसको पवित्र माना जाता है क्योंकि पवित्र मंत्रों सहित धार्मिक कृत्यों को करने पर ही इसे पूर्ण माना जाता है। ऑप्शन ए जीएस घुरे, ऑप्शन बी के एम कपाड़िया, ऑप्शन सी पी एच प्रभु, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार किसने माना है? तो ये मानना था के एम कपाड़िया का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है हिंदू किंसिप, जो एग्जाम में काफी मिलान वाले क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो हिंदू किंसिप ये किसकी है? के एम कपाड़िया की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने जाति के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख किया है? अनुवांशिक सदस्यता, अंतर विवाह और सामाजिक अंतरक्रियाओं को नियमित करने वाले प्रतिमान में बांटा है। ऑप्शन ए कैथलीन गफ, ऑप्शन बी मॉरिस ऑपलर, ऑप्शन सी है एन के दत्त, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अनुवांशिक सदस्यता, सामाजिक अंतरक्रियाओं को नियमित करने वाले प्रतिमान, इसमें किसने बांटा है जाति को? तो ये जो 3 लक्षण बताए वो बताए हैं एन के दत्ता ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एन के दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसात की अवधारणा पेश की है? ऑप्शन ए रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन बी है मिल्टन गार्डन, ऑप्शन सी है एमिल दुर्कheim, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए प्राथमिक और द्वितीयक एसिमिलेशन की अवधारणा किसने दी है? प्राइमरी या सेकेंडरी? तो ये दी है मिल्टन गार्डन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। रॉबर्ट पार्क ने भी एसिमिलेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, पर प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसात की अवधारणा दी है मिल्टन गार्डन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प उपयोगी या बिगड़े हुए शहरी क्षेत्रों को जीवन कार्यात्मक स्थानों में पुनर्जीवित करने और बदलने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए शहरीकरण, ऑप्शन बी है शहरी नवीनीकरण, ऑप्शन सी है शहरी क्षय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसे कहते हैं शहरी नवीनीकरण, अर्बन रिन्यूअल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है जाति व्यवस्था की विशेषता संचित असमानता है, लेकिन वर्ग व्यवस्था की विशेषता विकीर्ण असमानता है? ऑप्शन है ई आर लीच, ऑप्शन बी है राम आहूजा, ऑप्शन सी एच गोल्ड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ये किसका मानना था? जाति व्यवस्था की विशेषता संचित असमानता है, लेकिन वर्ग व्यवस्था की विशेषता विकीर्ण असमानता है। ये किसने मानना है? ये जो मानना था राम आहूजा का मानना था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक पारिस्थितिकी में सामाजिक चयापचय की अवधारणा क्या है? ऑप्शन ए पारिस्थितिक समुदाय के भीतर सामाजिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन, ऑप्शन बी है मानव समाजों में संसाधनों के प्रवाह और ऊर्जा के आदान प्रदान का विश्लेषण, ऑप्शन सी है सामाजिक पदानुक्रमों और पारिस्थितिक प्रणालियों के बीच संबंध, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सामाजिक पारिस्थितिकी में सामाजिक चयापचय की अवधारणा किसने दी है? तो इसका मतलब होता है मानव समाजों में संसाधनों के प्रवाह और ऊर्जा के आदान प्रदान का विश्लेषण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, किसने कहा जाति व्यवस्था की विशेषता
संचित असमानता, लेकिन वर्ग व्यवस्था की व्यवस्था विकीर्ण असमानता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि ये जो क्यूमुलेटिव और डिस्पर्स्ड की बात करते हैं, ये कौन करते हैं? ये करते हैं आपके आंद्रे बेतेई। तो ये कोटेशन जो दी है आंद्रे बेतेई ने दी है, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंद्रे बेतेई की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसमें इन्होंने ये कोटेशन दिया है वो है कास्ट, क्लास एंड पावर। कभी कभी जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि मैम ने गलत पढ़ा दिया, बहुत से बच्चे गुस्से में कमेंट करते कि मैम इसका आंसर ये नहीं ये होगा। तो अगर आपको लगता है इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं ये होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं इसको एक बार रीचेक कर लूंगी, क्योंकि ह्यूमन है, गलती सबसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ग के 7 मानदंडों का उल्लेख किया है? संपदा, संपत्ति अथवा आय, परिवार अथवा नातेदारी, आवास की स्थिति, आवास की अवधि, व्यवसाय, शिक्षा तथा धर्म। ऑप्शन ए ईगन बर्गल ने, ऑप्शन बी है किंग्सले डेविस ने, ऑप्शन सी है रॉबर्ट बेरस्टीड ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किसने वर्ग के 7 मानदंडों का उल्लेख किया है? तो ये 7 मानदंड बताए हैं किंग्सले डेविस ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संपदा, संपत्ति और आय, देन दूसरा इन्होंने बताया परिवार और नातेदारी, तीसरा आवास की स्थिति, चौथा आवास की अवधि, पांचवा व्यवसाय, छठा शिक्षा और सातवां धर्म। ये बताया किंग्सले डेविस ने। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अधिनियम एक्ट भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? ऑप्शन ए नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, भारतीय दंड संहिता 1860, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए नार्कोटिक, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो आया था 1985 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 33% आरक्षण दिया गया? ऑप्शन ए 71वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 72वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 33% आरक्षण किस संशोधन के तहत दिया गया था महिलाओं को? ये था 73वां संविधान संशोधन, 1992 में आया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 1993 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए और उनकी माताओं को पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और पूर्व विद्यालय शिक्षा जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए। कब शुरू की गई थी? 1975 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
6 वर्ष से कम बच्चों के लिए और उनकी माताओं के लिए स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव, प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। 1 से 10 दिसंबर के अंदर मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। कहाँ पर? नागालैंड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय घोटुल की परंपरा का पालन करता है, जहां युवा लड़के और लड़कियां छात्रावास में एक साथ रहते हैं? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी मोरिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए घोटुल किस में पाया जाता है? तो ये मोरिया में भी पाया जाता है और गोंड में भी पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है एन ओकले, ऑप्शन बी है इवांस प्रिचार्ड, ऑप्शन सी है ए गॉफमैन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी, इनमें से ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है एन ओकले की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कब आई थी ये पुस्तक? 1972 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है कि धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना भी धर्म का ही एक अंग है? ऑप्शन ए है जीएस घुरे, ऑप्शन बी है पीवी काड़े, ऑप्शन डी है अरविंद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ये किसने कहा है कि धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना भी धर्म का ही एक अंग है? तो ये जो मानना था पीवी काड़े का मानना था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने परिभाषित किया कि धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वास की एक व्यवस्था? यह एक समाजशास्त्रीय प्रघटना है और साथ ही व्यक्तिगत अनुभव भी है। ऑप्शन ए जेम्स फ्रेजर, ऑप्शन बी है बी मैलिनोस्की, ऑप्शन सी है ईबी टायलर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए धर्म की ये परिभाषा किसने दी है? तो ये जो मानना था वो मानना था बी मैलिनोस्की का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सांप्रदायिकता के 6 आयामों का उल्लेख किया है? आत्मसातवादी, कल्याणकारी, पलायनवादी, प्रतिकारात्मक, अलगाववादी तथा पृथकतावादी। ऑप्शन ए टीके उमन, ऑप्शन बी है वीवी सिंह, ऑप्शन सी है वीवी मतलब योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सांप्रदायिकता के 6 आयाम आत्मसातवादी, कल्याणकारी, पलायनवादी, प्रतिकारात्मक, अलगाववादी और पृथकतावादी, ये किसने बताए हैं? तो ये बताए हैं टीकी ओमान ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रविड़ रिश्तेदारी के रूप में जानी जाने वाली रिश्तेदारी की शब्दावली में पिता की बहन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अथाई, ऑप्शन बी बुआ, ऑप्शन सी फुफ्फी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पिता की बहन को किस नाम से संबोधित किया जाता है द्रविड़ रिश्तेदारी में? तो इसमें हम लोग कहते हैं अथाई। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक लिखी जो समकालीन भारत में जाति व्यवस्था की दृढ़ता और परिवर्तन की पड़ताल करती है? ऑप्शन ए
एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी है लुइस डुमॉन, ऑप्शन सी है जीएस घुरे, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? ये जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है एम एन श्रीनिवास ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से किसने अपने धर्म के सिद्धांत को धार्मिक पवित्र परिप्रेक्ष्य के आधार पर विकसित किया है? ऑप्शन ए आर एच लोवी, ऑप्शन बी है बी मेलिनोव्स्की, ऑप्शन सी है इमाल दुर्किम, ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए धार्मिक पवित्र परिप्रेक्ष्य के रूप में किसने धर्म की व्याख्या की है? इसे हम इंग्लिश में सेक्रेड और प्रोफेन बोलते हैं। तो ये बात करते हैं इमाल दुर्किम, इनकी पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।